बावड़ी का रहस्य। बावड़ी होती क्या है? एक ऐसी जगह जहां पानी अपने आप से इकट्ठा हो जाए, जैसे पहाड़ों से पत्थर निकालते रहने पे एक तालाब जैसे स्थान का निर्माण हो जाए और जमीन के नीचे से कहीं से पानी आता जाए और पानी का लेवल हर समय एक जैसा बना रहे। राजाओं महाराजाओं के यहाँ अक्सर बावड़ी मिलती है जो प्यास बुझाने के काम आती थी। राजा महाराजा बावड़ी का निर्माण गांव वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी करते थे। साथ ही अपने महल के आसपास बनवाकर अपने रंगरेलियों के काम में भी इस्तेमाल कर लेते थे। कहते हैं भानगढ़ किले के अंदर भी एक बावड़ी है जहां वहां की स्त्रियों ने जौहर किया था और अब वहां उनकी आत्माएं विचरती है, ऐसा लोगों का मानना है। तभी स्कूल की छुट्टी वाली घंटी बज गई। ठीक है क्लास, आज यहीं तक, कल इसके आगे पढ़ेंगे। इतिहास के अध्यापक नरेंद्र ने बच्चों को समझाते हुए कहा। पर बच्चे सुनने वाले कहाँ थे, उन्हें तो बस क्लास से भागने का बहाना चाहिए था और सर से अनुमति मिलने पर इस तरह भागे जैसे कोई कैदी लंबी कैद से छूटा हो। सभी बच्चे शोरगुल करते हुए खेलते कूदते हुए अपनी घर की ओर चले गए। सिर्फ नरेंद्र सर ही स्कूल में बचे थे, वो भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे थे। सुंदरपुर नाम के इस गांव के क्लास 12 तक के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था नरेंद्र सर के पिता रामनाथ जी ने करवाया था। रामनाथ जी एक खानदानी हवेली के मालिक थे जिसका निर्माण उनके पूर्वजों ने करवाया था। ये हवेली करीब 400-500 साल पुरानी होगी। आज उस हवेली में नरेंद्र सर अपनी बीवी लतिका के साथ रहते हैं। उनकी शादी को कई वर्ष बीत गए पर अभी तक उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। इस हवेली में उनके अलावा 2 नौकर और रहते हैं, राजू और उसकी बीवी वैजंती बाई। राजू का परिवार सदियों से उनकी देखभाल कर रहा है। राजू के पूर्वज यहीं काम किया करते थे और अब राजू भी यहीं काम करता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। नरेंद्र के लौटने पर राजू ने उनका बैग ले लिया और उनके लिए झटपट चाय बना लाया। वह कई बार नरेंद्र को मालिक कहकर आवाज़ देता है पर नरेंद्र का ध्यान कहीं और होता है। राजू के इस बार थोड़ा तेज आवाज़ में कहने पर नरेंद्र अपनी सोच से बाहर आया और उसने राजू को चाय रख कर जाने को कहा। लतिका यहाँ नहीं थी, वो अपने मायके रजतपुरा गई है। राजू ने महसूस किया कि पिछले 2-3 दिनों से मालिक बहुत परेशान है और कहीं खोए खोए से रहते हैं। उसने कोशिश की बात जानने की पर नरेंद्र ने बात टाल दी और राजू को अपना काम करने को कह दिया। उस रात नरेंद्र बिना खाना खाए ही अपने कमरे में सोने चले गए। नरेंद्र जैसा दिखने वाला एक इंसान राजा के भेष में खड़ा है और वो अपने सैनिकों को राज्य की कुंवारी लड़कियों और स्त्रियों को उठा लाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में उसके सैनिक अपने राजा के लिए 3 कुंवारी लड़कियों और 2 स्त्रियों को लेकर उपस्थित होते हैं। राजा स्त्रियों के साथ जी भर के संबंध बनाता है और फिर उन तीनों लड़कियों को ले जाकर एक मंदिर के सामने बावड़ी में उनको जबरदस्ती नहला धुलाकर नग्न अवस्था में मंदिर के सामने घुटने के बल बिठाकर उनका सिर धड़ से अलग कर देता है। उन तीनों लड़कियों के सिर से टपक रहे खून को एक बड़े से बर्तन में भर कर मंदिर में काली माता के सामने रखकर पूजा करता है और उन तीनों लड़कियों की लाश को सिर सहित बावड़ी के अंदर फेंक देता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तभी एक झटके से नरेंद्र उठ बैठा, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ऐसे में उसकी सांसें बड़ी तेजी से अंदर बाहर हो रही थी। थोड़ी देर में वह सामान्य हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक सपना देखा है जिसमें उसने बड़े ही बुरे कार्य किए हैं, पर उसे इससे भी ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ये सपना वो कई दिनों से लगातार देख रहा है, शायद जब से इस महल में आया है तब से।
नरेंद्र थोड़ी देर तक करवटें बदलता रहा, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में वो उठ बैठा और कुर्सी पर जाकर बैठ गया और एक कागज लेकर उस पर कुछ लिखने या बनाने लगा। मालिक के कमरे की लाइट जली होने पर राजू मालिक से मिलने के लिए रूम में आया तो देखा कि मालिक नरेंद्र अपने टेबल पर बैठकर एक सादे कागज पर चित्र बना रहे हैं। राजू मालिक के बगल में खड़ा होकर चित्र देखने लगा तो उसके आश्चर्य की सीमा ही न रही। उसके मुंह से अचानक निकल गया, अरे ये तो जालपा देवी की बावड़ी है शायद। क्या तुम जानते हो इस बावड़ी के बारे में? नरेंद्र ने चौंकते हुए पूछा। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, पर अब तो ये नष्ट हो चुका है। कई सालों पहले उसका पानी खत्म हो चुका है, अब वहाँ वैसे भी कोई नहीं जाता है। राजू ने अपनी बात कही। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? नरेंद्र ने लगभग आग्रह करते हुए कहा। ठीक है मालिक, चलिए। पर राजू बताना चाहता था कि अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी जाना ठीक नहीं, पर मालिक ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। बाकी बातें बाद में, अभी चलो। नरेंद्र और राजू तुरंत ही बावड़ी की खोज में चल पड़े। नरेंद्र अपनी बाइक पर राजू को पीछे बैठाकर राजू के बताए रास्ते पर जाने लगा। मुश्किल से 10 मिनट बाद ही वो दोनों उस बावड़ी तक पहुँचे। बावड़ी पूरी तरह सूख गई थी। उसने थोड़ी देर तक ध्यान से देखा पर कुछ समझ नहीं आया। मंदिर में गया, वहाँ काली माँ की मूर्ति थी पर खून भरा पात्र नहीं था। राजू ने उस स्थान से चलने को कहा। कुछ समझ न आने पर नरेंद्र भी मन में दुविधा लिए वहां से जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने आ रही एक सफ़ेद वस्त्र पहने महिला पर पड़ा। वो धीरे धीरे बावड़ी की तरफ जा रही थी और धीरे धीरे बावड़ी में जाकर गायब हो गई। नरेंद्र को झटका से लगा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा सो सच था या सपना। पता नहीं कैसे उसके दिमाग में बावड़ी के तल को खोदने का विचार आया। उसने आसपास देखा, उसे मंदिर के बगल में ही एक फावड़ा मिल गया। राजू के लाख मना करने के बाद भी नरेंद्र नहीं रुका और फावड़ा लेकर बावड़ी के तल पर पहुंचकर उसे खोदना शुरू कर दिया। लाख रोकने के बाद भी जब नरेंद्र नहीं रुका तो राजू भागकर गांव से लोगों को बुला लाया। थोड़ी ही देर में राजू के साथ गांव का प्रधान और गांव का पुजारी भी बावड़ी के पास आ पहुंचा। पुजारी इसी मंदिर में पूजा किया करता था। जब गांव वाले राजू के साथ बावड़ी के पास पहुंचे तो बावड़ी के अंदर देखकर उनका आंख आश्चर्य की सीमा तक फटी जा रही थी। नरेंद्र पागलों की तरह बावड़ी की तल को खोदा जा रहा था और खुदाई से उसे कंकाल प्राप्त हो रहे थे। देखते ही देखते नरेंद्र ने कंकालों की लाइन लगा दी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बावड़ी के अंदर उतरकर नरेंद्र को रोके। सभी को लग रहा था कि नरेंद्र के अंदर किसी आत्मा का वास हो गया है। नरेंद्र ने खोदते खोदते पूरी बावड़ी को ही खोद डाला और करीब 100 से ज्यादा अर्ध पिघली जमीन के अंदर शरीर के गलने की प्रक्रिया कंकाल को बाहर निकाल दिया और एक कंकाल को बाहर निकालते ही बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। मंदिर का पुजारी ओम शिव का जाप करते हुए जैसे तैसे वहां गया। उसके पीछे गांव के और लोग धीरे धीरे गए। कुछ लोगों ने नरेंद्र को बाहर निकाला और कुछ लोग पुजारी की मदद करने लगे। पुजारी ने सभी कंकालों को एक स्थान पर रखकर गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर जैसे ही उनको पवित्र अग्नि के हवाले किया, एक तेज चीत्कार सी आवाज वातावरण में गूंज उठी। आसपास खड़े लोग डरकर दूर भागने लगे। कुछ ही देर में सभी कंकालों का अंतिम संस्कार कर उनकी राख को कलश में भरकर जैसे ही गंगा नदी में विसर्जन के लिए भेजा। आश्चर्य रूप से उसी समय बावड़ी में पानी भरना अपने आप शुरू हो गया और कुछ ही देर में बावड़ी लबालब भर गई। लोगों ने इसे माता का चमत्कार माना और मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। आत्माओं को इतने वर्षों बाद ही सही पर शांति प्राप्त हो सकी। नरेंद्र को सुबह 10 बजे के आसपास होश आया।
जब उसने आंखें खोली तो दंग रह गया, सब उसे ही घेरे थे। पुजारी ने नरेंद्र से जब जानना चाहा तब नरेंद्र ने उन्हें सपने की बात बता दी, पर उसे बावड़ी के अंदर खुदाई वाली बात याद ही नहीं था। हालांकि उसने आत्मा के बारे में बताया जिसको उसने बावड़ी के अंदर समाते हुए देखा। उसके बाद नरेंद्र को कुछ याद नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पुजारी जी ने नरेंद्र को राजू के हाथों उसके महल भेज दिया आराम करने के लिए। अगली सुबह पुजारी महल आकर वापस मिलेगा इतना कहकर पुजारी भी अपने घर को गया। रात में नरेंद्र जैसा दिखने वाला एक इंसान राजा के भेष में खड़ा है और उसने अपने सैनिकों को राज्य की कुंवारी लड़कियों और स्त्रियों को उठा लाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में उसके सैनिक अपने राजा के लिए 3 कुंवारी लड़कियों और 2 स्त्रियों को लेकर उपस्थित होते हैं। राजा स्त्रियों के साथ जी भर के संबंध बनाता है और फिर उन तीनों लड़कियों को ले जाकर एक मंदिर के सामने बावड़ी में उनको जबरदस्ती नहला धुलाकर नग्न अवस्था में मंदिर के सामने घुटने के बल बिठाकर उनका सिर धड़ से अलग कर देता है। उन तीनों लड़कियों के सिर से टपक रहे खून को एक एक बड़े से बर्तन में भर कर मंदिर में काली माता के सामने रखकर पूजा करता है और उन तीनों लड़कियों की लाश को सिर सहित बावड़ी के अंदर फेंक देते हैं। एक झटके से फिर से नरेंद्र की नींद खुल गई। पुजारी जी के हिसाब से सभी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो गई है, पर ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी सभी को मुक्ति नहीं मिली है। नरेंद्र ने उसी वक्त राजू को बुलाया। राजू के आते ही उनके जरिए पुजारी जो को इसी वक्त महल में बुलवा लिया। पुजारी के आते ही नरेंद्र ने अपने सपने के हर एक हिस्से का किस्सा उन्हें सुना दिया। पुजारी जी कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने बताना शुरू किया। नरेंद्र पहले में संशय में था, पर अब यकीन हो गया कि तुम अपना पुनर्जन्म लेके आए हो और ये घटना तुम्हारे पिछले जन्म की है। उस जन्म में तुम राजा मानिक के नाम से थे और ये सारे बुरे कार्य तुमने उसी जन्म में किए। ये जन्म तुम्हें अपनी उसी गलती को सुधारने के लिए मिला है। मैं जरूर सुधारूंगा पुजारी जी, पर अब और कौन सी बावड़ी बची है? सोचते हुए पुजारी जी से पूछा। इस गांव में एक और बावड़ी थी, पर अंग्रेजों के राज्य में इस गांव को 2 भागों में बांट दिया गया। दूसरी बावड़ी उसी गांव में होगी। पुजारी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। नरेंद्र ने तुरंत ही पुजारी जी को अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि राजू को प्रधान को साथ लाने को कहा, क्योंकि ये दूसरे गांव का मैटर है तो बवाल हो सकता था। थोड़ी ही देर में नरेंद्र और पुजारी जी दूसरे गांव रहीमनपुर पहुंचे। थोड़ा खोजने पर उन्हें बावड़ी और मंदिर दोनों मिल गए, पर आश्चर्य, इस बावड़ी में पानी भरा हुआ है। राजू ने रहीमनपुर के प्रधान को बुलवाया तो पता चला कि यहाँ पर हमेशा से पानी रहा है। यहाँ कभी कोई खुदाई नहीं की गई और यहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का कंकाल प्राप्त नहीं हुआ है और न ही यहाँ कोई और बावड़ी है। नरेंद्र परेशान होकर अपना सिर पकड़ लेता है कि तभी उसे सपने जैसा कुछ दिखता है। वो पुजारी को लेकर वापस अपने महल भागता है। वहां पहुंचकर पुजारी को बताता है कि यहाँ इस महल के अंदर कहीं बावड़ी है। इतना कहकर महल को खोजने लगता है। थोड़ी ही देर में नरेंद्र को एक गुप्त रास्ता मिलता है जो सीधा महल के तहखाने में ले जाता है। वहां पर भी एक बावड़ी जैसा स्थान दिखता है। रमेश समझ जाता है कि ये रंगरेलियों का हिस्सा रहा होगा। तभी बगल में छोटा से मंदिर दिखता है, काली मां का। बावड़ी सूख गई थी। नरेंद्र तुरंत ही एक फावड़ा लेकर बावड़ी की खुदाई शुरू कर दी और कई घंटों की मेहनत के बाद उसने 100 से ज्यादा कंकाल यहाँ भी प्राप्त किए। पुजारी जी ने उन्हें भी गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर अग्नि के सुपुर्द कर दिया। वैसे ही पहले की तरह कुछ देर तक चीत्कार होती रही और कुछ ही देर में सब शांत हो गया।
इतनी देर में राजू आ गया। उसने राख को कलश में रख बहाने चला गया। राजू के जाते ही आश्चर्य रूप से इस बावड़ी में भी पानी भरने लगा। मंदिर में पूजा कर नरेंद्र ने अपने किए सभी पापों की क्षमा मांग ली और बाकी सभी गांव वालों से माफी मांगी और सात्विक मार्ग अपनाने का वादा किया। नरेंद्र वापस महल में पहुंचा कि तभी उसे अपनी बीवी दिखी। उसने बताया कि वह गर्भवती है। नरेंद्र को समझ ही नहीं आया कि ये बावड़ी का वरदान है या कुछ और। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।